अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरा सच। मुबश्शिर लुकमान ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। प्रोग्राम की मेज़बानी मुझे उबैदुल्लाह सिद्दीकी को सौंपी गई है। नाज़रीन, बजट की आमद है और ऐसे में हर किसी का सवाल ये है कि ये हुकूमत जो मसाइल में घिरी हुई है, जो मुश्किलात का शिकार है, वो इस आखिरी साल में जाते जाते इलेक्शन एयर में बजट देगी तो क्या देगी, और क्या IMF को मनाने में ये हुकूमत कामयाब होगी भी या नहीं। अगर नाकाम होती है तो फिर प्लान बी क्या है, क्योंकि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा के बकौल प्लान बी था, लेकिन प्लान बी है कुछ भी नहीं। तो ऐसी सूरत में आवाम के साथ क्या सलूक होगा, हमारा प्लान बी हो क्या सकता है, इस सब पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो सियासी गहमा गहमी है उससे मुतालिक भी बात करने जा रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। आज उन्होंने एक और बड़ी ख़तरनाक बात कही, और वो ये कहा कि हमने ये तय करना है कि हमने इंतखाबात करवाने हैं या मईशत को खड़ा करना है। पैनल मेरे साथ मौजूद है। नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़िया के साथ हैं। इसके अलावा ज़फ़र मोतीवाला हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत हैं। अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अली गौहर बलोच साहब, आज मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि इलेक्शन का फ़ैसला करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमने इंतखाबात की तरफ जाना है और या हमने पहले मईशत को खड़ा करना है। तो आप सब इस पर ऑन बोर्ड हैं, पहले मईशत को ही देख रहे हैं, फिर इंतखाबात बाद की बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बैत सूरत हाल ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान में पिछले 4 साल में हुआ है और जिसका एंड अभी आपने 9 मई के हालिया वाक़यात में देख लिया है, तो मतलब है कि उसमें तो माशी हालात जिस जगह पर पहुंच चुके हैं उसमें काबिल ज़िक्र वो इलेक्शन हैं 2018 के, जो कि इलेक्शन चुराए गए थे। उस इलेक्शन से पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए और उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको पता है कि लोगों की वफादारियां तब्दील की गई। फिर एक पार्टी को जो है इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया। फिर जिस तरह से उस पार्टी ने कि जिस मुल्क में महंगाई नहीं थी, जिसमें डॉलर का रेट कंट्रोल था, जिसमें हम ज़रबे अज़्ब कर चुके थे, पाकिस्तान की तारीखियां दूर कर चुके थे, बिजली पैदा करने के कारखाने लग चुके थे, और ये नारा लगाया गया कि 90 रोज में करप्शन खत्म कर दी जाएगी। 90 रोज में करप्शन खत्म करने वालों ने करप्शन के बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, और जो नौकरियों का और वो झांसा देते थे, पता नहीं कितने लाख, 50 लाख घर बनाने का देते थे, उन्होंने लोगों के घर उजाड़ दिए, लोगों को बेघर कर दिया। और पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, उन कर्जों को हड़प किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि खवातीन को फ्रंट मैन बनाकर उनके जरिए करप्शन की गई और पाकिस्तान की मईशत को तबाही के दाने पर पहुंचाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो मतलब है आपके सामने है कि शबाना रोज मेहनत कर रही है मौजूदा हुकूमत, और अभी तक IMF ने अपनी अगली किस्त नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद हमने अरबों रुपए के कर्जों की किस्त उतारी है, और इसके बावजूद अवाम को पेट्रोल में और खाने पीने की और दीगर अशिया में रिलीफ भी दिया है। अब पाकिस्तान आगे की जानिब बढ़ रहा है। जाहिर है इन मुआशी हालात को ठीक करने के लिए जो है हमें सियासी अमन की भी ज़रूरत है। जिस तरह से 9 मई के वाक़यात हुए, पाकिस्तान में जलाओ घराओ लेकिन किया अली गया, गौर बलोच साहब, मुझे एक चीज़ बड़ी सादा सी है, मैं ज़फ़र भाई से भी ये पूछूंगा, लेकिन क्योंकि ये आखिरी बजट है इस असेंबली का, इस हुकूमत का, उसके बाद आप डेफिनेटली इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। अगर तो अक्टूबर नवंबर में ये हो रहे हैं तारीख़ के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक, आप कहीं जाते जाते वो तो नहीं कर रहे जो साबिक़ वज़ीर आज़म ने किया था, पेट्रोल पे 10 रुपये छोड़ दो, बिजली पे 5 रुपये छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है कि अगली जो पेमेंट्स हैं वो तो 2024 में है, तो वो फिर अगले लोग आके संभालें। जाते जाते हम तो अपना कोई सियासी सरमाया थोड़ा बहुत बचा जाए ना। आप ये वाली कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं, देखें, हम कतई तौर पर इस किस्म के हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम जो भी रिलीफ देंगे वो हम जेन्युइनली देंगे। जिस किस्म का भी रिलीफ होगा वो हमारा जेन्युइनली होगा। हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते कि पाकिस्तान, खान साहब तो जाती दफ़ा कह गए थे कि मैं तो माइंस बिछा के जा रहा हूँ, तो हम किसी किस्म की माइंस बिछा कर नहीं जा रहे, बल्कि हम इंशाल्लाह जो भी रिलीफ देंगे वो उन नामसद मैं ज़रा हालात के इसके जो होते हुए। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ना वो ज़फ़र भाई से समझने की कोशिश करता हूँ। ज़फ़र भाई ये कह रहे हैं कि हम कोई अननेचुरल चीज़ नहीं करेंगे, हम सारा कुछ वो करेंगे जो नेचुरली पॉसिबल है। अब ज़रा मेरे जैसे एक आम आदमी को समझाएं जिसको मईशत का अलिफ बे भी नहीं पता, कि इतनी मुश्किलात में फंसी हुई हुकूमत, IMF जो है वो हाथ पकड़ाने को तैयार नहीं है,
तो इसमें नेचुरल ईज कैसे क्रिएट होगा, कहाँ होगा, बताइएगा ज़रा, मुझे समझाइएगा। देखिए भाई, नेचुरल हो क्या अननेचुरल हो, अब चिड़िया चुग गई खेत हो गया है। अभी तो आप ये सोचे कि आपके नाम के साथ उबैदुल्ला सिंधी साहब मुझे याद आ रहे हैं, मौलाना, वो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस के खिलाफ ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़े हो गए थे। तो अब जो है ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ होल पाकिस्तान हो रही है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी एरिया में कहीं पर कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। आपको पता है 15 लाख बच्चा मार्केट में आता है हर साल जॉब के ढूंढने के लिए, नया बच्चा, और वो उसको पहले खपत चाहिए। जीडीपी 7.5-8% हो तो वो खप जाता है। अगर ये 0.29 लास्ट ईयर हुई है और ये फिगर कहाँ से ले आए कि 3.5% जीडीपी होगा, ये कौन इनको ये टारगेट तो ऐसे दे देते हैं कि भाई ये हो जाएगा। भाई हमें भी शौक है कि मैं अदनान खशोगी की तरह शिप खरीदूं, हमें भी शौक है, लेकिन मुझे पता है कि मैं स्पीड बोट से ज़्यादा नहीं जा सकता हूँ। तो आप ये फिगर ऐसे दो कि लोगों को हजम हो। 0.29 से आप 1.502 की बात करें ना, तो लोग समझते हैं कि भाई ये हमको निवाला नहीं दे रहे और रियलिस्टिक लगता है। अब जो है ना अनरियलिस्टिक आप देंगे। अब आप ये जॉब क्रिएशन का बोल रहे हैं, आप जीडीपी का बढ़ाने का बोल रहे हैं। जॉब क्रिएशन होगी कैसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही बैठ गया है। आप जितने प्रोग्राम हमारे दोस्त तैयार कर रहे हैं, सीनियर मेंबर स्टॉक के कर रहे हैं, चेंबर के बिजनेस के लोग कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें टीवी पर। अगर ये 18+ वाले चैनल होते हैं, मुबशिर तो आपके जो होस्ट हैं वो 18 पर, यानी वो गाली गलौज को समझते हैं, तो वो जो है अगर उनको अलाउड हो जाए तो ये सब गाली गलौज पे उतर जाएंगे चैनलों के ऊपर भी लाइव, क्योंकि इतनी डेस्परेट सिचुएशन है। अब ये बजट आ रहा है, आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। जिस दिन ये क्रेडिट कार्ड पर इन्होंने अलाउ कर दिया कि क्रेडिट कार्ड पर आपको पैसे देंगे बैंक के प्राइस पर, इंटरबैंक के, तो यहाँ पर भाव घटे, तो हमारे बड़े इंटेलिजेंट मेंबर्स जो हैं स्टॉक के, वो बड़े ट्वीट कर रहे थे कि 282 रुपया हो गया है और अब IMF से भी हो जाएगा। जबकि उस वक्त हम मार्केटों में बैठे हुए देख रहे थे 305 और 315 के बीच में ही डॉलर रुपये की पैरिटी चल रही थी, यानी बायर 305। ठीक है, बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस था और जो बताने के लिए नंबर था वो कुछ और था, और जो है इसके अलावा जो रियलिटी थी वो कुछ और थी। ज़फ़र मोती वाला साहब रिकनेक्ट करते हैं इतनी देर में। लगारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। लगारी साहब, बाद सलाम, आपने दोनों जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू सुन ली है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हुकूमतों का काम, बल्कि 73 के आइन का हवाला देने वाले मौलाना फजल रहमान आज ये क्यों कहते हैं कि हमें इलेक्शन का फ़ैसला करने से पहले ये देखना होगा कि हमने मुल्क को हंगामों की तरफ लेके जाना है या हमने मईशत को ठीक करना है। तो वो 73 का आइन कहाँ गया, उसकी मिसालें कहाँ गईं, वो कैद बंद कहाँ गई कि आपने एक टाइम पीरियड में 90 दिनों में इंतखाब करवाना है। वो तो खैर पंजाब के पी में पूरा हो गया मामला। अब क्या विफाक के लिए भी हम फिर आंखें बंद कर लें, ऐसे ही होगा? मेरे ख्याल बहुत सी चीज़ों को अब रिविजिट करने की ज़रूरत है, अब दोबारा चीज़ों के बारे में। बात यह है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी स्टेट कहाँ खड़ी हुई है, और हमारे मईशत कहाँ खड़ी हुई है, हमारे इदारे कहाँ खड़े हुए हैं, और ख़ुद इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो आपके साथ क्या खेल खेलना चाहते हैं। हमें खदशा है, शदीद खदशा है कि क्या हम उन खिलाड़ियों के लिए जो बैनुल-अक़वामी खेल खेलते हैं, इंटरनेशनल खेल करते हैं, बड़े उसके सिनारियों के साथ खेल खेलते हैं, उनके लिए हमारे पास जगह कहाँ है। पहले तो हम तो फ्रंट लाइन स्टेट थे, हम महबूब नज़र थे, हम तो सेंट्रल कमांड की आंखों का तारा हुआ करते थे। हमारे बारे में तो बहुत से हमारे नखरे नाज उठाए जाते थे और हमें समझा जाता था कि हम दीवार हैं उनके मुखालिफ निज़ाम के आगे। हम जो है सेंटो के मेंबर हुआ करते थे, हम बगदाद पैक्ट के मेंबर हुआ करते थे, और हमारे पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक, इराक से तुर्की हमारे जो यूं डांडे मिले हुए थे, और हम एक बड़े निज़ाम को, कम्युनिज्म को रोकने के लिए दीवार का काम दे रहे थे। इधर ईस्ट पाकिस्तान में सीटों में हम लगे हुए थे, सीटों में पाकिस्तान था, बर्मा था, और थाईलैंड था, और फिलिपाइन था, ये ममालिक थे, हम उनके साथ लगे हुए थे, और कि ताकि हम दुनिया में वबा ना आ जाए, ये कम्युनिज्म ना फैल जाए।
हम उसको रोकने में लगे हुए थे। उसमें मालूम हुआ कि अब हम सब बाकी लोग अपने तौर पर जिस तरह उनके साथ हुआ सो हुआ। अब हमारे लिए ये है कि हम जब असासा थे, हम आज़ाद दुनिया का, हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का, दुनिया का हम असासा थे। हम अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ इत्तेहादी बने हुए थे, दिफाई इत्तेहादी बने हुए थे। अब हम जो हैं उनके लिए कचरा बन गए। अब हमारी सफाई करनी है। कैसे सफाई करेंगे वो? और हमारे टारगेट करेंगे हमारे उन इदारों को जो वो समझेंगे कि ये इदारे जो हैं इनके लिए बोझ हैं। हमारे हमारे बहुत से इदारों पर वो उनकी नजरें हैं। वो एक तरफ ये चाह रहे हैं और वो दूसरी तरफ ये चाहेंगे कि खुद हमारे बारे में इमरान खान साहब पहले कह चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया जा चुका है। ऑन द रिकॉर्ड है। वो ऐसा नहीं है कुछ छप कर कहा था उन्होंने। क्या हमारे साथ ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या वर्ल्ड अपना IMF हमें इसलिए नहीं पैकेज दे रहा है कि उसने हमारे बारे में कोई बुरी चीजें सोच रखी हैं? और जो मैं कम अज कम मैं एक ऐसा आदमी जो कह रहा था कि जो कुछ इमरान खान कह रहे हैं, इमरान खान उस पूरी प्लानिंग का हिस्सा हैं। क्या वो इस हिस्से के तौर पर काम कर रहे हैं? क्या वो इस पूरे के पूरे जिस तरह से चाह रहे थे कि फलां चीज भी खत्म हो जाएगी, फलां चीज भी खत्म हो जाएगी और मुल्क यूं तकसीम हो जाएगा, क्या वो इस पूरे के पूरे प्लान का हिस्से के तौर पर काम कर रहे हैं या कोई और तरीके से काम कर रहे हैं? और जिस तरह से पाकिस्तान में एक खास फिजा बनाई है या बनाई गई है, ये उससे मुख्तलिफ नहीं है। हम बहुत से तजुर्बा देख भी चुके हैं। हमने देखा था कैसे अल तहरीर स्क्वायर आबाद हुआ था। हमने देखा था कैसे बहार अरब आई थी जो खिजान अरब में तब्दील हो गई थी। हमने देखा था कि किस तरह से ज़ैनुल आबिदीन अली अलजायर से फरार हुआ था। हमने देखा था किस तरह हुस्नी मुबारक का फरार हुआ था। हमने देखा था किस तरह यमन का सदर जो है, लेकिन इसमें लगारी साहब, इसमें बुनियादी सवाल ये है कि चलें ठीक है, अब हम उनकी आंखों के तारे तो नहीं रहे अली गौहर बलोच साहब, लेकिन अब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर हमारी क्लैरिटी कहाँ है? क्योंकि जिन लोगों से हमारे मफादात पहले वाबस्ता थे या जहाँ से हम अपने मादी फ़ायदों को रखते थे, अब वहाँ तो हम नहीं हैं। आपके सामने लगारी साहब ने बड़ी खूबसूरती से मामला बयान कर दिया। दूसरी तरफ के लिए भी क्लैरिटी नहीं है, उधर से भी हम मामलात को बिल्कुल टोटली अलाइन नहीं कर रहे। अभी भी हम क्या गुमगू की सूरत में है कि वो हमारा दोस्त है या ये हमारा दोस्त है, और इतनी देर में वो 30 जून गुजर जाएगी, फिर ना IMF होगा ना दोस्त आपको हाथ पकड़ाएगा, जाएंगे किधर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये ज़रूर एक हकीकत है कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी निज़ाम को बहुत बुरे तरीके के साथ सोबताज किया गया, और जो हमने वो प्रोग्राम लॉन्च करने की मुसल्लत किया था, वो मतलब है कि पाकिस्तान को उसकी कास्ट जो है वो बहुत बड़ी चुकाना पड़ी है, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। और वो तमाम हालात, चाहे वो सियासी हों चाहे मुआशी हों, वो आपके सामने और पूरे मुल्क के सामने है, और अभी 9 मई के वाक़यात की सूरत में भी सामने है। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि बात ये नहीं है कि हमने किसके साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं या किसके साथ नहीं रखने हैं। इस वक्त हमने ये देखना है कि हमें सूट क्या करता है। हमें कोई अमेरिका से दुश्मनी या मुखालफत या बुरे तल्लुकात नहीं रखने हैं। हमें कोई रशिया के साथ कोई ज़्यादा बढ़ के जी अमेरिका को पीछे करके तल्लुकात नहीं बढ़ाने। हाँ, हमें ये ज़रूर साबित करना है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हमने हर मुल्क के साथ अच्छे रिलेशन रखने। चाइना के साथ हमारे अच्छे हमेशा रिलेशन रहे हैं, अब भी हमें रखने चाहिए, आइंदा भी हमारे अच्छे रहेंगे। रशिया के साथ एक रहा है गैप, लेकिन अब आप देख लें कि जहाँ पर ये इसमें बड़ा बुनियादी सा सवाल एक मेरा ये है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, सिफारती ताल्लुकात, वो एक जो रस्मी सी प्रेस रिलीज़ है जिसमें हमारे बरादर दोस्त ममालिक के साथ देरीना ताल्लुकात हैं और अपनी रिश्ते में हम वुसअतें गहराइयाँ तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आगे कुछ अमली तौर पर हमें नज़र क्यों नहीं आता? और दूसरा ये कि हमारी जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है उससे मुतालिक भी एक बड़ा सवाल है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को लेकर हमें दुनिया में क्या चैलेंजेस हैं और हम अपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाएंगे। ज़फ़र मोतीवाला साहब की तरफ मैं लेके जाऊँगा, लेकिन एक ब्रेक लेने का कहा जाता है, वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे सिफारती ताल्लुकात पर बात हो रही थी, तो ज़फ़र मोतीवाला साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। वो ये कि ज़फ़र भाई, ये जो सारी सूरत हाल है इसमें जिस नोट पे मैंने ब्रेक पे एंड किया कि हमारी सिफारत अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तगड़ी है, जो प्रेस रिलीज़ आती है वो बड़ी शानदार होती है, इस सिफारत के साथ तिजारत क्यों नहीं है? ये हम कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या वजह है? हम एक्सपोर्ट्स हमारी क्यों नहीं है?
भाई देखो, पहले तो ये है कि आप फॉरेन पॉलिसी मिडवे नहीं चेंज कर सकते। आपके जो 4 बड़े कंट्री जहाँ से पाकिस्तानी रिमिटेंस भेजते हैं, वो यूएसए है, यूके है, सऊदीया और यूएई है। 80% वहाँ से रिमिटेंस आती है। यही आपके पुराने दोस्ताना लोग हैं, ठीक है। आपका रेमिटेंस कहीं और से नहीं आ रही है। अच्छा, बीच रास्ते आप कहते हो कि अब हम उसकी टर्की की तरफ जाते हैं, लास्ट हुकूमत ने कहा था टर्की की तरफ जाते हैं, मलेशिया की तरफ जाते हैं, वहाँ से आपकी रेमिटेंस नहीं है और वो खुद तकलीफ में वो मुल्क है। तो हमारे 4 मुल्कों से हुकूमतें, पुरानी हुकूमतों ने ताल्लुकात ख़राब कर दिए। अब ये वापस बड़ी मुश्किल से खुदा करके सेट हो रहे हैं, अभी भी पूरे नहीं हुए। जो दूसरी बात आपने कही थी कि जो फैक्ट्रियों की ब्रेक के जाने से पहले क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट कैसे अच्छी की जाए। रियाज रजीउद्दीन साहब ने पिछले दिनों डॉन के लिए ये लिखा, अपने ओपिनियन में उन्होंने ये लिखा कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है उसके बढ़ने की ना बढ़ने की एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है वो उस क्वालिटी को मीट नहीं कर रहा जो दुनिया को इस वक्त रिक्वायर्ड है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ी बुनियादी वजह है कि हमारे इंपोर्ट बिल में तो इजाफा हो रहा है, एक्सपोर्ट हमारी घटती जा रही है। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताऊं कि क्यों क्वालिटी में नहीं हो रही है। क्वालिटी के लिए रोज़ नए इन्वेंशंस होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, नई मशीनें आती हैं, नई उसमें प्रोडक्टिविटी आती है, नई वैल्यू एडिड की चीज़ें आती हैं। अब वो जब हमने ये जो हुकूमतों ने बंद कर दिया इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कि भाई ये हमारा ज़र मुतबादला ले जाता है, तो कोई भी एक्सपेंशन में नहीं जा सक रहा है। देखिए, एक बटन जो है ना, जो 2 साल पहले फैशन में होगा, उसकी जगह कुछ और चीज़ आ जाएगी, तो वो अब वो ऐड हो जाएगी, वो फैशन में चलेगी। तो हम उस क्वालिटी पर पहुंचने में पीछे रह जाते हैं बाकी हुकूमतें। तो हम अभी भी बड़ी बेसिक चीज़ें बना रहे हैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में चले जाओ, आप रैक से एक शर्ट उठाओगे ना, तो उस पर लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इजिप्ट, इजिप्शियन कॉटन इतना अच्छा, ये फलाना फुलाना, ये सिंगल नीडल, ये डबल नीडल, ये वो। अब यहाँ पर जब लोगों ने 170 रुपये में डॉलर को फिक्स किया कि भाई हम मशीनें कुछ मंगा लेते हैं, हम भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा कर लेते हैं, हमसे दुनिया गैप और फरारी और हमसे टी शर्टें ले रहे थे, लेकिन नहीं, वो आने ही नहीं दे रहे। अभी भी जो बार बार डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है कि ठीक है, आप बड़े लेवल पर तो डिफ़ॉल्ट नहीं किया, आपने इंटरनेशनली डिफ़ॉल्ट नहीं किया, लेकिन आप जो इम्पोर्टर्स और जो इम्पोर्टर्स ने जो माल मंगाया है और जिन्होंने माल भेजा है, छोटे छोटे जो वहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स भेज रहे, चाहे वो जर्मनी से आ रही है, केमिकल कोई आ रहा है, चाहे वो बाहर से किसी और मुल्क से आ रहा है, तो उसके आपने फाइल पेपर्स जो है ना क्लियर दी। ये देखें ना जफर भाई, अली गौर बलोच साहब बैठे हुए हैं, इनको आप मशवरा दें, इनको बताएं कि ये क्या करें। इन्होंने अगला बजट पेश करना है 4 दिन बाद। अरे भाई, आप अली गौर साहब को बोलेंगे, वो फिर जाकर उनको बोलेंगे, इसाक डार साहब को, इसाक डार साहब झुंझला उठेंगे। एक बार हमारे स्टॉक में आने के थे, मैं कुछ बात करने वाला था, तो बाकी सीनियर मेंबरों ने कहा खबरदार तूने ये बात शुरू की है, ये अभी लड़ाई हो जाएगी। यहाँ ये हो गया है, यहाँ पर टॉलरेंस नहीं है सुनने के लिए। भाई आप कह रहे हो कि डिफॉल्ट का नहीं हुआ है, डिफॉल्ट आपका शुरू है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। और एक बात सुन लो उबैदुल्ला जी भाई, ये डिफॉल्ट दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि जब सल्तनत उस्मानी ऑटोमन एम्पायर फेल हो रही थी ना, तो आधी दुनिया उनके कब्जे में थी और उनकी टोटल पॉपुलेशन थी 29 करोड़। हमारे इतने छोटे से मुल्क में 24 करोड़ तो गवर्नमेंट अब मान गई है, मेरे हिसाब से 25 करोड़ है। 25 करोड़ आवाम का डिफॉल्ट दुनिया ने देखा नहीं होगा। बाकी जो मुल्क है वो वापस रिवाइवल पर क्यों आ रहे हैं कि श्रीलंका छोटी पॉपुलेशन के साथ है, अर्जेंटीना छोटी पॉपुलेशन है, घाना, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, ये जो भी लाइन में लगे हुए हैं सब हैं। हमारे पास डैमेज कंट्रोल है, हमारा तो डैमेज कंट्रोल का बटन भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। ज़रा मैं लगारी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। लगारी साहब, क्योंकि यकीनी तौर पर मैं अली गौर बलोच साहब को भी देख रहा हूँ, क्योंकि हम मईशत पर ज़्यादा बात कर रहे हैं, बजट की आमद है, तो यकीनी तौर पर सियासी मुबाहिसों की हमें इतनी आदत हो चुकी है कि जब तक हम सियासी हवाले ना दें या मामलात ना करें तो फिर वो एक बेचैनी हमारी तबीयत का हिस्सा बन जाती है। लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे अली भाई, आपकी जो ये तलब है इसको भी हम पूरा करें और जो मेरी चाय मैं उसकी तरफ भी किसी तरह पहुँच जाऊँ। लगारी साहब, ये जो बुनियादी सवाल है सिफारत और तिजारत वाला, आप नहीं समझते इसमें हमने सिफारती ताल्लुकात, बेहतरीन प्रेस रिलीजेस, बेहतरीन विजुअल्स, हाथ पकड़ा हुआ है, किसी के कंधे को चूम रहे हैं, ये सारा कुछ हमने किया है, लेकिन हम दुनिया के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को जो है वो उस्तवार करने में नाकाम हुए हैं?
जी, पहली बात यह है कि आपके अपने पड़ोसियों के साथ कितनी तिजारत है। जी। हम दुनिया के वाहिद मुल्क हैं कि जिनकी तमाम पड़ोसियों के साथ, चाइना को वैसे ही छोड़ दें, बाकियों के साथ आपकी तिजारत $1 बिलियन से कम ही है, कहीं भी ज़्यादा नहीं है। ईरान के साथ आपकी तिजारत $400 मिलियन से भी कम है। पाइपलाइन और पूरी नहीं कर रहे सर, हम उनके साथ वादा किया हुआ पाइपलाइन पूरी नहीं कर रहे अपनी ज़रूरत के लिए। और उसके बाद जो है हमारी अफगानिस्तान से भी कोई नहीं है, असेंबली तो दबा के हो रही है, रोजाना हो रही है। इंडिया के साथ हमारी तिजारत है ही नहीं। चले यहाँ तो आपके पड़ोसियों की ये सूरत हाल है। अब आप आए इंडिया और ईरान की जो उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, उसका वॉल्यूम आपको पता है 15 से 20 अरब डॉलर के दरमियान है या इससे बढ़ा हुआ है। ईरान और इंडिया, तुर्की और इंडिया के तिजारत का 20 से 25 अरब डॉलर के दरमियान इनका ट्रेड है। चाइना का और इंडिया का $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है। आपका पूरा ट्रेड इतना नहीं है ना जी। आप एक बायर मुल्क हैं, आप सिर्फ इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं। आखिरी जमाना था पीपल्स पार्टी का जहां गैप था $5 अरब का, आप जो है वो $20 अरब की या $21 अरब की आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, $25 अरब की आप इंपोर्ट्स कर रहे थे, इतना फर्क था। अब आपका फर्क दुगना हो गया, दुगना से भी बढ़ गया है। और जो गुज़श्ता 3.5 साल आपके एक और हुकूमत आई थी, उसने पाकिस्तान के मसाइल को कई जिहतों में बांट दिया। यानी वो एक नफ्सियाती बहरान था, वो एक सियासी बहरान था, वो एक ऐसा बहरान था जिसने एक पूरी जनरेशन का ज़हनी तौर पर मफलूज और अपाहज करके रख दिया है। उनके सामने कोई चीज़ नहीं रखी है सवाए इसके कि वो इश्क करते हैं, और इश्क भी एक नशे के तौर पर करते हैं। ये एक सूरत हाल पैदा हो गई है और कोई प्लान नहीं था, कोई चीज नहीं थी, एक इंच का कोई काम नहीं हुआ उस दौर में। अरे वो दे दिए, सब्सिडी दी गई, बड़े लोगों को बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन काम की तरफ नहीं आए। अच्छा, एक्सपोर्ट्स का ये जो आलम है, इंपोर्ट्स का आप रोकते हैं। इंपोर्ट्स जिन चीज़ों की करते हैं, आप चलें, आप आते हैं असेंबलिंग करते हैं आप इसकी गाड़ियों की, आपके पास पहले से ये मुआहदे में लिखा हुआ है कि आप ये गाड़ियां पाकिस्तान में बनाएंगे तो आप इन गाड़ियों को किसी दूसरे मुल्क को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये कौन सी बात है? अपने यहाँ खपत करें। उनके आप मंगवाएं वहां से पुर्जे, और वो पुर्जे इतने महंगे हों कि बाहर आप जाएं, आप जाकर आराम से 1,500 पाउंड में, 2,000 पाउंड में एक अच्छी गाड़ी ले लें। यहाँ आने के बाद तो मालूम हुआ कि वो 50 लाख की हो गई है। हाँ। आप तो उस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जहां पर आपको ना तो आपकी ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके हक में है, ना ही आप इंपोर्ट्स आपके हक में है। इसलिए कि आपका जो सेठ है वो नहीं चाहता है कि वो ऐसी ट्रेड करे जिसमें मुल्क का या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। वो तो आराम से बैठा है, उसको सब्सिडी मिल जाती है, ना हिंग लगे ना फटकड़ी, उनका हाँ, कुछ उसने तो भी एक नहीं अपना होता है। एक फेस जो है उसको बरकरार रखना है और उसने बताना है कि जी देखें मेरे दौर में ये हुआ और इतने का डॉलर था, इतनी जो है वो इंपोर्ट हो रही थी, हर तरफ लग्जरी थी, लोगों के हाथों में बड़े जदीद फ़ोन थे और ये था और वो था, गाड़ियाँ थी, रेल पेल थी पैसे की। और उसके बाद पता चलता है जब वो जा रहे होते हैं तो पता चलता है लो जी ये तो मज़ीद पीछे चले गए, हमारा तो काम ही ख़राब हो गया। अली गौर बलोच साहब, अब आप जो है वो इस सारी सूरत हाल, तो मुझे ये बताएं, ज़फ़र मोतीवाला साहब बता रहे हैं, इसहाक़ साहब से जब हम साफ़ी लोग भी सवाल करते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर गया, तो तैश में क्यों आते हैं? तैश में तो नहीं आना चाहिए, जब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं तो फिर वो माजरत के साथ गले क्यों पड़ते हैं रिपोर्टर्स के? देखें, वैसा बात यह है कि अगर हम सियाको सबाक का हवाला ना दें तो जिस तरह से पहले लगारी साहब ने बात की है तो फिर बात समझ में नहीं आती। बात यह है कि हम कहाँ पर खड़े थे 2013 से लेकर 2018 का जो हमारा टाइम था, उस वक्त भी हमें चैलेंजेस तो थे ना। जब 2013 में गवर्नमेंट आई, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, महंगाई थी, बिजली के रेट्स उस वक्त भी ज़्यादा थे और बिजली हमारे पास थी नहीं। जाहिर है पावर सेक्टर हमारा बुरी तरह से मुतासर था। ये वो और साथ दहशतगर्दी का जो वाक़यात थे, कोई हमारा गली कूचा महफूज नहीं था उस वक्त दहशतगर्दी के वाक़यात से। तो हमने कोई जादू तो नहीं किया था उस वक्त। एक गवर्नमेंट थी, उसने एक मेहनत की, अल्लाह ताला ने मदद की, हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया,
हमने महंगाई को नीचे ले 4 सिंगल डिजिट में 4% तक लेकर आए। अली भाई, अब हालात को बेहतर करने के लिए मैं और आप या लगारी साहब कैलेंडर को पीछे 2013 में लेके जाएं, या आप 2023 में इन हालात को बेहतर करेंगे? नहीं अवैध साहब, आप देखें ना, बात आगे बढ़ाने के लिए बात का हवाला देना पड़ता है सर। इस पे तो कई लोगों का इत्तेफाक है कि 2018 से 22 तक क्या हुआ। लगारी साहब भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि 22 से ऑनवर्ड जब आपके जिम्मे आया, आप लोग तो तजर्बेकार थे ना अली भाई, ऐसे तो ना करें। नहीं अवैध साहब, नहीं देखें, इधर आप मेरा जवाब मुकम्मल होने दें, फिर आप जरूर सवाल करें प्लीज। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि 2018 के बाद जो 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 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जो वोट चुरा कर आए और अपनी हुकूमत कायम की और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को अपनी करप्शन के जरिए खत्म, मतलब है कि वो बढ़ाया है, जिन्होंने और तबाह बर्बाद किया है, जिन लोगों ने मतलब है कि पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ी, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, उन कर्जों के ऊपर आप दिखाएं तो सही, कोई कहीं कोई एक ईंट लगाई हो, कोई मेगा प्रोजेक्ट किया हो जिससे पाकिस्तान को 60 अरब डॉलर भी पाकिस्तान लेके आए, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में चला गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गया, वो 60 अरब डॉलर जो था वो उन्होंने 60 अरब पाकिस्तानी था, वैसे तो 190 मिलियन पाउंड बेनिफिशियरी थे वो। अच्छा, मैं जरा सोच रहा हूँ कि चलें, अब जाहिर है हम लोगों को आदत इतनी है सियासी मुबाहिसे की। मैं जफर भाई को आगे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ आगे प्लीज, आप आगे की तरफ आते हैं। आगे ये है कि रोज जब से उनकी गवर्नमेंट, एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट गई, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान कल डिफॉल्ट हो रहा है। अरबों डॉलर के हमने कर्जे वापस किए, हमारी गवर्नमेंट ने वापस किए। उसके बावजूद अवाम को कुछ ना कुछ, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ रिलीफ भी दिया है। और इनके वजीर खजाना अपने सूबाई वज़ीर खजाना को क्या हदायत दे रहे थे जो ऑडियो सामने आई थी। जाहिर है इतना रिलीफ है, इतने मैं कहता हूँ सर वापस ले लें 50 रुपए लेवी सर, मैं कहता हूँ वापस ले लें सर, ये रिलीफ ना करें। देखें बात ये है कि इतने बड़े क्राइसिस के बाद जब आपने आगे बढ़ना है तो उसके लिए इसे रिलीफ भी ना कहना, मैं फिर कहता हूँ इसे रिलीफ भी ना कहें। आप कहें भैया मुश्किल फैसले करें, जैसे आप शुरू में, अब आपने जाते साल में इसको रिलीफ का नाम देना, 50 रुपए लेवी, अली भाई नहीं करें, ये रिलीफ नहीं है सर। नहीं, बात ये, खान साहब क्या कह कर गए थे कि भाई मैं वो सर मैं इस प्रोग्राम में बीप भी नहीं लगवा सकता, आप बोलते रहें। देखिए बात ये है कि वो तो कहते थे, वो हुकूमत कहती थी कि जनाब हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं, और सरेआम कह कर गए, किस तरह से तेल के रेट कम किए, किस तरह से वो सब्सिडी। अच्छा चलें काम करते हैं, जरा जफर भाई से समझने की कोशिश करते हैं। मैं जरा जफर भाई से समझने की कोशिश करता हूँ। जफर भाई, शाराए दस्तूर पाकिस्तान का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। आज वहाँ एक बिल्डिंग में किसी ने कहा कि जो मुआशी मामलात हैं ना, उस पर हमारी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो हम इस मामले को सुन नहीं सकते। अब मैं ज़रा इसको थोड़ा लिंक करना चाह रहा था, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब 2017 में एक ब्लैक लॉ डिक्शनरी है, उसके ज़रिए जो मुआशी मामलात थे उसको समझ के, एक्सप्लेन करके और एक वज़ीर आज़म को घर भेजा गया, हमारी मईशत वहाँ ख़राब हुई, या हमारी मईशत 2022 में जब रात को 12 बजे अदालत लगी वहाँ ख़राब हुई? आप क्या समझते हैं कि मईशत किधर से ख़राब होना शुरू हुई थी हमारी? ये अभी हालिया तारीख की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप 1947 से भी आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं, मैं इतने पीछे जाऊंगा तो आपका प्रोग्राम मज़ेदार नहीं रहेगा। मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, सबसे अच्छी मईशत के फिगर्स जो थे मुशर्रफ के टाइम के थे। आप लोग मानोगे नहीं, सब चीखोगे वो डिक्टेटर था ने, फलाना था ने। 2.5% का इंटरेस्ट रेट, 60-61 रुपये का डॉलर, अपना रेल पेल, और 7.5 की जीडीपी, जब अगर वो गलत भी थी तो 7% तो पक्की वो जीडीपी थी। और लोग टैक्स की लाइने में खड़े होते थे, सेल्फ असेसमेंट था तो खुद कहते थे हमसे टैक्स लो भाई, हमसे टैक्स लो, इतना फील गुड था। खराब हुई है बेनज़ीर के शहीद होने वाली उस गोली से। मैं आपको सच कह रहा हूँ, वो गोली ने जो तबाही मचाई थी, उसके बाद 2008 का मेल्टडाउन पूरी दुनिया का, हमारे ही नहीं, पूरी दुनिया का था। लेकिन हम पर डबल जेपर्डी थी कि हमारे ऊपर ये जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद जो अफरा तफरी हुई, उसके इकोनॉमी, उसके बाद इन्वेस्टर सब भाग गए। फिर जो खराबी शुरू हुई, वो आज हमारी जो करंट हुकूमत है उनके साथ पार्टनर्स हैं ये हुकूमत बनाने में। फिर आगे के चलें तो जब ये नई हुकूमत आई, अपना प्रीवियस हुकूमत आई, तो प्रीवियस हुकूमत ने
असद उमर जैसा आदमी हमारे साथ बोर्ड पे बैठता था कि हमें IMF की तरफ जाने की जरूरत नहीं। अरे हम सर पकड़ के बैठ गए भाई कि हम फ्रेंडली कंट्रीज ने बोल दिया केड़ी देख, थोड़ा सा केड़ी देख वाला जोक आप समझ जाओ क्या है, मुबशिर होता तो समझ जाता। तो उधर से मसाइल शुरू है। लेकिन सबसे बड़ा आप ऐसे जोक सुनाए ना जो मेरी समझ में ना आए जफर भाई, कोई जरा सादे से जोक सुनाए। मुबशिर से पूछ ले। अच्छा नहीं, थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो ना, अब सब रोज पूरे दिन डिप्रेस होते हैं सर, अच्छा तो फिर जो है ना अपना ये हुआ कि खराबी होती गई। आप ये देखो कि आपका सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर, लास्ट सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर, वो कहता है स्टेट गई तेल लेने। क्या कहता है? स्टेट गई तेल लेने। आप IMF का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देना। हाँ जी, ये आप सुन रहे हो मेरी बात? जी 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 जी। इससे बड़ी ट्रीजन की बात क्या होगी कि रियासत को जाने दो, धक्का दो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं। लगारी साहब ने तो भुट्टो का टाइम देखा है, तो जब उस टाइम भी हमारी बैंक्रप्सी थी, मैसिव डिवैल्यूएशन हुई थी, 3 रुपए का डॉलर सीधा 10 रुपया, नेशनलाइजेशन, बैंकों में जिसके पैसे पड़े थे वो सब फ्रोजन हो गए, सबको सालों बाद मिले, सबको ऐसी डिनेशनलाइजेशन हुई कि बड़े बड़े हाउसेस, बड़े बड़े 22 फैमिलियां तबाह और रोड पर आ गई, जॉबलेस हो गई, राशनिंग हो गई। ये सब हमने लास्ट देखा हुआ है 50 साल पहले, अब ये हम वापस देख रहे हैं। मुझे डर ये लग रहा है, और जितने चैनलों पर मैंने ये 50 साल पुरानी बात की है ना, उन्होंने सेंसर कर दी। नहीं, आपका ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, ये यहाँ सेंसर नहीं हुई। मैं एक ब्रेक लेता हूँ। लगारी साहब, वैसे तो ये जो शार वाली जो आज बात थी ना कि उनकी माशी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ज़रा मैं आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप इसको ज़रा खूबसूरती से बयान करेंगे। ब्रेक में मैं जफ़र भाई से लतीफ़ा समझने की कोशिश करता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम समझ रहे थे कि किस तरह से जो माशी माहिरीन नहीं हैं वो जब मईशत के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो फिर क्या होता है। इसमें बहुत सारे सियासी गैर सियासी लोगों का हमने जिक्र किया। मैं ज़रा लगारी साहब की तरफ जा रहा हूँ ये समझने के लिए कि लगारी साहब वो जो शारा दस्तूर वाली हम बात कर रहे थे उसमें वो कहते हैं मईशत हमारी महारत नहीं है। फिर वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी पे क्या ऑफशोर कंपनीज़ के मामलात, इकामा और वगैरह वगैरह, एक वज़ीर आज़म चला गया। उसके बाद जनाब आपने के इलेक्ट्रिक का मामला नहीं सुनना, लेकिन आपने स्टील मिल का मामला सुनना है। वहाँ आपकी जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाती हैं। इसके अलावा दीगर कई और मामलात। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फिर जो मुआशी माहिरीन नहीं है इनकी वजह से हमारी मईशत ख़राब हो रही है। नहीं, उन्होंने क्या किया, आपने रेकोडेक का एक मुआहिदा किया, रेकोडेक, और उसके बाद जनाब आली वहाँ पर आपको स्टे मिल गया, फिर आप पर 6 अरब डॉलर का जुर्माना पड़ गया या पता नहीं इससे भी ज़्यादा था। फिर आपके पास उसके अदायगी का मामला, फिर दोबारा उसी कंपनी के साथ जाकर आपको मुआहिदा और मुआहिदा करना पड़ा। अब माहिरीन कहते हैं, हमें नहीं बताया कि असल है वो हकीकत क्या है। ये 1000 अरब डॉलर का यहाँ पर सोना या दूसरी धातें मौजूद हैं। जहाँ सोना होता है वह लाजमी तौर पर लोहा होता है, औलाद होता है, वहाँ पर लाजमी तौर पर चांदी होती है, लाजमी तौर पर वहाँ पीतल होता है, तांबा होता है, ये सब कुछ होता है। जहाँ पर सोना होता है सब कुछ होता है। तो वो तो सब आपके पास चला गया ना, वो आपके पास से नहीं है। अब आपको जिस रेट पर आपने सौदा किया है वो उतना बनता था नहीं बनता था, ये तो बाद में हमें हालात बताएंगे। लेकिन लगता ये है कि हम अपनी चीज़ों के असासों के बारे में ये सोचे बिना फैसला करते हैं कि ये हमारे हैं, हम इसकी ओनरशिप रखते हैं, ये मुल्क हमारा है। हम मुल्क को अपना मुल्क समझ कर नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये गनीम की जगह हैं, ये दुश्मन का कब्जा किया हुआ हमारा इलाका है और हम इसको जिस तरह चाहें बर्बाद करें, जिस तरह चाहें। ये क्या तरीक़ाकार था कि जनाब जैसे अभी वक्फे के दौरान जबर भाई बता रहे थे, यार खुदा का खौफ करें यार। आप कह रहे हैं एक ऐसे मौके पर कि हम नहीं जाते हैं IMF का, हमें जाने की जरूरत नहीं। और उससे पहले तो वो खुद कह चुके थे जी अगर मैं चला गया तो खुदकुशी कर लूँगा। तो खुदकुशी तो नहीं हुई है और ना हमें नहीं पता कि नहीं होगी, वो हमें मालूम था कि वो खुदकुशी नहीं होगी। ये इस तरह के बहुत से 1000, उनका प्रिंसिपल ये है, मोटो ये है कि यू टर्न ले लो, और यू टर्न लेते हैं वो। और उन्होंने इकोनॉमी के ऊपर जितना ज़्यादा ज़र्ब लगाई है, और उन्होंने कोई ये जो आदादोशुमार बताए जाते हैं कि पाकिस्तान ने जितने कर्जे 2018 तक लिए या 2017 तक लिए, उन कर्जों का मजमूई का 70% या 80% सिर्फ एक
इमरान खान की हुकूमत के दौर में लिया गया है। तो ये तो एक ऐसी, अच्छा फिर ना तो एक ईंट रखी गई है, ना कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है, किसी चीज का भी काम नहीं हुआ, और जो पैसा इनको मिला वो उन्होंने जाकर एक अकाउंट में रख दिया। अच्छा, हमें आज तक ये अकाउंट समझ में नहीं आता कि भाई ये खुदा के वास्ते यार हमें बता दें, आप इकोनॉमी नहीं चलाते हैं तो फिर ये अकाउंट क्यों खोल रखा है? हाँ। अच्छा, ये अकाउंट किसी का पैसा होगा ना, ये पैसा सिंध का है तो सिंध को दें, सिंध के किसी महकमे का है तो उसको दें। ये किस लिए यहाँ रखा हुआ है कि यहाँ पर फिर पैसे भी आ जाते हैं, फिर यहाँ सब कुछ भी होता है, और यहाँ पर ये उस वक्त शहजाद अकबर साहब कहते थे कि इस अकाउंट से सोशल वेलफेयर का काम होगा, जिनका सोशल वेलफेयर का काम है उन्हें करना चाहिए था, बाकियों का काम इंसाफ है वो तो हुआ ही नहीं। इंसाफ से याद आया, इंसाफ से अगर उन्हें अपने प्राइवेट अकाउंट चलाने हैं तो फिर तो बहुत सा और भी प्राइवेट अकाउंट और कारोबार हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी एक इंडस्ट्रियल वो स्टेट बना दे, फिर अपनी वो एक फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम को शुरू कर दे, फिर स्टेट बैंक अपना हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दे, कुछ भी कर ले, इस तरह का काम शुरू कर दे। नहीं है इनका काम ना, तो वो असल में जो काम है वो तो हो नहीं रहा है ना। लोग यही मसला है, जिसका काम जो है ना, जो असर है वो उसके अलावा बाकी सारे कामों में उलझा हुआ है। इंसाफ से याद है लगारी साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा अली गौर बलोच साहब, अली भाई ये सियासी सवाल है, आप इंतज़ार कर रहे थे, मैंने मैं कर ही दूँ, अच्छा नहीं लगता है 10 बजे का टॉक शो है उसमें सियासत पे बात ही ना हो, सारी मईशत पे बात हो जाए। हालांकि मईशत हमारी जड़ है और माशाल्लाह उसके साथ जो जिसने किया अल्लाह उसे इसका अजर भी दे। ये इंसाफ की हम बात करें तो ये इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के लिए जल्दी क्या है? मैं यास्मीन राशिद साहब वाले केस की बात कर रहा हूँ, ये वीडियोस मौजूद हैं, आईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ और कह रही है, अताउल्लाह तारड़ साहब ने भी आज कुछ मामला शेयर किए। ये इंसाफ की, तहरीक इंसाफ के लिए जल्दी क्या है, आपको समझ आती है? जी बिल्कुल समझ आती है। ये वही सहूलतकारी है जो सिलसिला 2013 में के बाद शुरू हुआ था, सहूलतकारी वाला, वो अभी तक 100% ख़त्म नहीं हुआ। आपने देखा है कि 4-3 का अक्सरीती फैसला था, वो तस्लीम नहीं किया गया। आपने देखा कि 63 की तशरीह गलत की गई, काफ़ी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया। उसी बेंच में बैठे हुए एक जज साहब ने कहा कि नया आइन लिखा जा रहा है। आपने देखा कि 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें दी गई हैं। आपने देखा कि जब हाई कोर्ट ये कहता है कि फलां नाम के बंदे के ऊपर कोई और बंदा भी हो तो उस पर भी कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा, चाहे वो जो मर्जी जुर्म कर ले। तो ये सहूलतकारी का, इसके बावजूद पार्लियामान कोई कानून साजी करती है, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाता है, कोई कमीशन बनता है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर आ जाता है। लेकिन अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपके मामलात अच्छे हो गए हैं। आपने अलवी साहब को भी मनाया, उन्होंने भी साइन कर दिए, और बाकी भी जो केसेस हैं वो कहते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए खत्म है, आगे छुट्टियां उट्टियां भी आ गई हैं। क्या किया आपने? तोशा खाना के केस है, उसका मैं खुद कंप्लेंटेड हूँ, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। तो मकसद ये है कि 184(3) पे आपने कैसे मनाया सर, मुझे जरा ये तो समझाए ना। नहीं देखिए, बात मनाने की नहीं है, बात एक आईनी होता है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब का हलफ नहीं लिया गया, जब भी कानून साजी देकर भेजी जाती है वो प्रेसिडेंट साहब वापस कर देते हैं। लेकिन अगर पीटीवी पर हमला करना हो तो फिर प्रेसिडेंट साहब जो है वो मतलब है कि वो बिल्कुल उसके लिए हाजिर होते हैं। उस टाइम प्रेसिडेंट तो नहीं थे। मैं जरा जफर भाई से, जफर भाई बड़े लतीफे सुना रहे हैं। मैं जफर भाई, आप कारोबारी आदमी हैं, मैं अब देखें जरा, आप सियासत पे बात कर लिया अली भाई, जरा मैं जफर भाई से शामिल कर लेता हूँ ना, जरा गपशप लगा लेते थोड़ी सी। जफर भाई, आप एक कारोबारी आदमी हैं, आपको पता है पैसा कहाँ लगाना है, कब तक लगाना है, कब निकालना है। आपसे अगर कोई मांगेगा भी तो आप उससे पूछेंगे भाई तुमने कहाँ लगाना है, इसको वापस कब करोगे, किस तरह से कमाओगे। अब मैं हूँ आपके सामने, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसे कारोबार का कुछ नहीं पता, जो आपसे पैसे लेगा और अपने कर्जे वापस कर देगा या अपनी लग्जरीज पे खर्च कर देगा, और आप मेरे हैं दोस्त, मैं हूँ पाकिस्तान और आप में मेरे दोस्त। अब मैं आपके पास आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ जफर भाई मुझे दे दें आप, ज़रा कोई 10 करोड़ रुपए दे दें। आप मुझे क्यों नहीं देंगे? मैं तो मुश्किल में हूँ, आप मेरे दोस्त भी हैं, आप मुझे पैसे क्यों नहीं देंगे? क्यों हमारे दोस्त हमें पैसे नहीं देते? मैं अभी के जो हालात है उसमें मैं आपसे दोस्ती खत्म कर दूंगा। नहीं भी है ना, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, ना मुझे IMF पैसे दे रहा है, ना मुझे वर्ल्ड बैंक पैसे दे रहा है। सर ये आप बॉडी लैंग्वेज देखें ना, आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो दोस्त हैं वो अब कतरा रहे हैं। वो आप कहीं पर मैंगोज लेकर जा रहे हो, कहीं पर कहाँ जा रहे हो, कहीं पर तलवारें दे रहे हो, कहीं पर बैट दे रहे हो। अभी ये जो अली भाई बोल रहे थे तोशा खाना का, ये भी एक ऐसा कॉमेडी एस्पेक्ट है कि लोग जो हैं, हम जैसे कहते थे कि ये अगर पाकिस्तान में ही बेच देते तो भी हमारी इज्जत बच जाती, लेकिन इनको चाहिए थे सब हार्ड कैश, डॉलर और धर्म में।
तो एनीवे मैं आपको जो रियलिटी कह रहा हूँ, आईएमएफ भी आपका दोस्त काफ़ी सालों से था है, लेकिन आईएमएफ भी अब कतरा रहा है। आईएमएफ फर्स्ट टाइम आप एक चीज़ करके जाते हो कि मैंने ये गाड़ी का टायर पंचर था, इसको बनवा दिया है, तो कहते हैं दूसरे में हवा भरवा लाओ। तो फिर है ना, हम कहते हैं चलो भाई ठीक है, दूसरे में भरवा के फिर आते हैं, कहते हैं सामने से तो हल्का सा डेंट लगा है, डेंट को साफ करवा लाओ। तो ये एक वो कहते हैं ना बहाने हैं। तो ये हमारी गाड़ी पूरी तरह से बनवा के क्यों नहीं दे रहा आईएमएफ? कोई सियासी मसलियत तो नहीं है इसकी? ओ बाबा क्यों बना कर दे, इसका बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला आपको समझने की बात है कि आईएमएफ का सबसे बड़ा डोनर कौन है? अमेरिका। अमेरिका जो चाहता है वो हम करने को तैयार नहीं है, ना कर रहे हैं। तो मैंने आपके प्रोग्राम हम क्यों करें, हम कोई गुलाम है? कहा था कि जिस दिन, हाँ बस ये वर्ड बोलते रहे आप, फिर अपनी हिस्ट्री देखें। आप पाकिस्तान बनने से पहले भी गुलाम थे आप। ये जो अपना उस टाइम ही अड्डे की बात होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि ये ग्रेट रशियन गेम को तो रोकना था ब्रिटेन को, आफ्टरवर्ड्स भी, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। तो कोई ना कोई तो प्लान करना होगा। और ये जो है हम उस टाइम से ही गुलाम हैं। आप यकीन करो, मानो $6 लाख से स्टार्ट हुई थी। इस मुल्क के बनने के बाद 1948 में जो मिले थे उसमें अखबारों में, अमेरिकन अखबारों में। तो यानी जफर भाई फिर बात यह है, आप मुझे यानी मेरे दोस्त होते हुए पैसे दे नहीं रहे हैं। अली गौर बलोच साहब कहते हैं आप बेफिक्र हो जाए, डिफ़ॉल्ट कर नहीं रहे और इंशाल्लाह मईशत ठीक हो जाएगी। हालांकि इनसे पहले वालों ने ख़राब की, लेकिन ये ठीक कर देंगे। और लगारी साहब माशाल्लाह, क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जफर भाई आपके वक्त का, अली गौर बलोच साहब आपका। मुख्तसर ये कि मईशत ठीक करना हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर हमने अपनी मईशत को संभालना है तो हमें इसका बोझ खुद उठाना होगा। किसी दूसरे, तीसरे, चौथे फरीक ने इसका ठेका नहीं उठा रखा। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।